हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसके अंतिम टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। आज इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से संबंधित जो डिस्कशन पार्ट है उसे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज पहले चैप्टर का अंतिम टॉपिक इसको कंप्लीट किया जाए। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली क्या होता है कि दो बहुत ही स्मॉल चार्जेस हों जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो और वे दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखे गए हों, तो ऐसे निकाय को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग लेते हैं 2L। तो यह निकाय कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये बात क्लियर है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ओके, अब दूसरी बात आती है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इज़ वेरी सिंपल कि हम क्या करते हैं कि दोनों जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके दो आवेश हैं, उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को ले लेते हैं और उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और तब जो क्वांटिटी आती है उसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मीन्स हो गया ए चार्ज मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी और एक चार्ज, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ओके, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हम लोगों ने कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी दिशा होती है माइनस आवेश से, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। ओके, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L या 2QL इसको लिख सकते हैं हम लोग, और इसका मात्रक हो जाता है कूलाम मीटर। ओके, तो ये तो हो गया आज, ये तो हो गया डिस्कशन थोड़ा सा इसका बेसिक। आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित जो अगला टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में आप देखेंगे कि हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज की बात किया था कि पॉइंट चार्ज अगर कोई है तो उस पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो एक सिंगल चार्ज था, सपोज दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड देयर इज ए पॉइंट एट डिस्टेंस r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। ओके, तो इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यह हो जाता है 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट P विच इज एट डिस्टेंस r। ओके, इन द सेम वे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉइंट चार्ज ना हो, उसके जगह पे हमारा क्या हो जाए, एक वैद्युत द्विध्रुव हो, तब उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ओके बच्चों, तो आज उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है इस बात का हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसे हम अध्ययन करेंगे। ओके, लेट स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं पूरे टॉपिक को एक बार सीधे बता देता हूँ, उसके बाद उसको हम लोग डिराइव कर लेंगे। कोई भी द्विध्रुव है, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 2L, दिस इज मिड पॉइंट। ओके, दिस इज मिड पॉइंट। ओके, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा क्योंकि यह आवेशों का एक निकाय है। ओके, और किसी भी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी,
इसे हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसमें 3 स्थितियाँ हो जाती हैं, तीनों स्थितियों को हम लोग पहले ही बता देते हैं, उसके बाद इसको डिराइव करेंगे। पहली स्थिति क्या होती है? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति मीन्स वह जो पॉइंट है वह कहाँ हो? इसके एक्सिस पर हो। सपोज यहाँ कहीं पॉइंट P है जो इसके सेंटर से सपोज R डिस्टेंस पर है, तो अक्षीय स्थिति हो गई। दूसरा है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति इसको बोलते हैं इनडाउन पोजीशन, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल पोजीशन। ओके, तो निरक्षीय स्थिति मीन्स हो गया इसका जो एक्सिस है इसके लंबवत दिशा में कहीं पॉइंट P है R डिस्टेंस पर। और तीसरा है कि एट एनी पोजीशन, कोई सामान्य कहीं भी पॉइंट हो सकता है, तो उसको यहाँ कहीं हम लोग लेते हैं कि यह पॉइंट P यहाँ पर है। ओके, यहाँ कहीं पॉइंट P है। तो जनरल सिचुएशन कंडीशन। ओके, तो 3 तरह के कंडीशंस हो गए। ओके, एक अच्छी स्थिति है, एक निरक्षीय स्थिति और एक जनरल कंडीशन है। ये किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के चारों ओर ये 3 तरह की स्थितियां पाई जाएंगी। तो तीनों केसेस में क्या फार्मूला आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, उसे हम लोग डिस्कस कर देते हैं। पहला अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में क्या हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आता है E=1/4πε0 2p/r³। 2p/r³। व्हाट इज P? P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P = Q × 2L। ओके, इतना क्या? व्हाट इज द यूनिट? न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। कैसे आता है इसे आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। ओके, तो अक्षीय स्थिति में E=1/4πε0 2p/r³। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? बहुत आसान सा है, इस 2 को हटा दीजिए, इसका आधा हो जाता है। E हो जाएगा 1/4πε0 p/r³ के, न्यूटन प्रति कूलाम के। ओके, तो अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उतने ही दूरी पर अगर निरक्षीय स्थिति में रखा जाए तो जो अक्षीय स्थिति का जो है हाफ होता है, यानी अक्षीय स्थिति में दुगुना होगा। ओके, और जनरल केस क्या है? इसके लिए फार्मूला क्या आता है? E=1/4πε0 p/r³ तो रहेगा बच्चों। यहाँ पर एक नई क्वांटिटी आ जाती है 1 + 3 cos² थीटा। 3 cos² थीटा न्यूटन प्रति कूलाम। जहाँ थीटा क्या है? वह एंगल है जो जिस एक्सिस, जिस लाइन पर वह पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ओवरऑल यही 3 फार्मूले हैं, इनको हम लोग डिराइव कर लेंगे। पहले आपको तो समझ में आ ही गया होगा। तो अक्षीय स्थिति में 1/4πε0 2p/r³, निरक्षीय स्थिति में सिर्फ p/r³, और जनरल केस में क्या हो जाता है कि 1/4πε0 p/r³ × 1 + 3 cos² थीटा, √1 + 3 cos² थीटा, √1 + 3 cos² थीटा। इस चीज़ को याद रखना है। अगर हम लोग ये जो जनरल केस है, इस जनरल केस से हम लोग इन दोनों केस को बाद में डिराइव कर लेते हैं, आ जाएगा। ओके, तो ये 3 केसेस हैं, इनको हम लोग एक-एक करके स्टडी करेंगे कि फार्मूले कैसे आते हैं। वैसे तो आपको इसको याद कर ले, न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए तो सिर्फ आपको याद करना है, लेकिन कैसे आता है इसको डिटेल में जानने के लिए एक एक केस को लेकर के हम लोग चलेंगे और उसे समझेंगे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो अब हम लोग पहले कंडीशन को लेकर चलते हैं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। ओके, और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसका पहला कंडीशन है कि अक्षीय स्थिति में, यानी जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो क्या है? उसके अक्षीय स्थिति में है। मीन्स द पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे पॉइंट है। तो सपोज कि ये पॉइंट P है, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है। हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P।
पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो पहले हमने बता दिया है कितना होगा, वो तो आपको पता है कि वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³ होगा, यही होगा। ओके, लेकिन इसे हमें डिराइव करना है, कैसे होगा आइए देखते हैं। तो इसको डिराइव करते हैं। तो यहाँ -q चार्ज है, +q चार्ज है, इस पॉइंट P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों आवेशों को अलग अलग लेके चलेंगे। पूरे निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी तो हमें नहीं पता, लेकिन एक आवेश के कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण उस पॉइंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी तो हमें पता है। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r²। तो इस +q के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, ये प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दूर की ओर होगी। तो यहाँ पर E1 इधर की ओर होगा, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 होगा ये इधर की ओर होगा, दिस इज E1। ओके, और उसी तरीके से -q चार्ज के कारण क्या होगा, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर की ओर होगी। ओके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इधर की ओर होगी, है ना। तो E1 इजकल टू क्या होगा बच्चों, E1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r²। r² मीन्स द डिस्टेंस, क्या दूरी होगी, यहाँ तक टोटल r है, ये दूरी l है, तो ये दूरी कितनी होगी, r-l। तो r-l का होल स्क्वायर होगा। ओके बच्चों, r-l का होल स्क्वायर, r-l का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होगी, सपोज ये पॉइंट O है तो O से P की ओर इसकी दिशा होगी। उसी तरीके से इस -q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, E2 का मान कितना होगा, E2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r², मीन्स इन दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ P से A तक की दूरी क्या हो जाएगी, r+l। तो r+l का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, P से A की ओर होगा, P से A की ओर होगा। ओके, और ये क्या होगा, ये O से B से यहाँ पर B से P की ओर होगा, B से P की ओर। ओके, तो E1 जो +q है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 इधर की ओर है, E2 इधर की ओर है। अब इन दोनों क्वांटिटी को देखें कि तो नेट परिणामी क्या होगा, E1 और E2 में से कौन सा बड़ा है, क्योंकि ये हर है, ये छोटा है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज ग्रेटर देन E2। तो P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों, वेक्टर सम होगा। तो चूंकि 180 डिग्री का अंतर है तो सीधे आप माइनस करेंगे। ओके, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो बड़ा है बड़े में से छोटे को आप घटाएं, तो बड़ा क्या है, E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो E1 माइनस E2। इसको हल कर लिया जाए अगर, तो क्या होगा, जो कॉमन से बाहर कर लिया जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन कर लिए। ओके, और उसके बाद क्या किया जाए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसको घटाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो रहेगा ही, इसको हल करेंगे आप तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और r स्क्वायर माइनस प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा, 2LR प्लस 2LR, तो 4LR अपान ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये क्वांटिटी आ जाएगा 4LR r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपान r स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा और सिस्टमेटिक किया जाए, क्या हो जाएगा, यहाँ तक नोट कर लिया जाए, पॉज करके
वीडियो को यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। वीडियो छोटा है, बोर्ड छोटा है हमारा, तो इसको यहाँ पर बाकी चीज़ें यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर E इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0 4LR था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, Q को यहाँ छोड़ देते हैं, 1/4πε0 और 4QLR। तो 4QL को हम 4QL लिखे 2 × 2QL लिख सकते हैं अपान R² माइनस L² का होल स्क्वायर। इसको क्यों किया हमने, क्योंकि 2QL को हम लोग इसका P लिख सकते हैं। P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर E इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0 2 और 2QL की जगह पर हम लोग P लिख सकते हैं R अपान R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये फाइनल इक्वेशन है। अब इसमें एक कंडीशन हम लोग लगाते हैं कि चूँकि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ये तो बहुत छोटा होता है, इसकी जो बीच की दूरी होती है बहुत ही मिलीमीटर माइक्रोमीटर लेवल की होती है। तो इसलिए हम लोग जो डिस्टेंस है R के कंपैरिजन में L को नेगलेक्ट कर सकते हैं कि L इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन L। R से बहुत छोटा है, इसलिए R² और भी छोटा होगा, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। L² बहुत छोटा होगा तो L² को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो नेगलेक्ट करेंगे तब E का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 1/4πε0 2PR अपान R² का होल स्क्वायर, R⁴ हो जाएगा। तो एक R से एक R खत्म होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, 1/4πε0 2P अपान R³, 2P अपान R³। तो ये फार्मूला आ गया, हमने पहले बता रखा था कि ये आएगा आपको, तो न्यूटन प्रति कूलम। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, जो बिंदु क्या है उस वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय पोजीशन पर है, एंड ऑन पोजीशन पे है, यानी उसके एक्सिस पे जो है स्थित है तब। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ओके, लेट सी द सेकंड कंडीशन। तो यहाँ तक आप नोट कर लें। आइए चलते हैं हम लोग अब दूसरे कंडीशन में। ओके बच्चों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरे कंडीशन को। हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका ये -Q आवेश है, +Q आवेश है, इसकी अपनी ये एक्सिस है, ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर अब हमें ऐसे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो वह बिंदु कहाँ है, उसके एक्सिस पर नहीं है। एक्सिस पर तो पहले कंडीशन था, अब वो कहाँ पर है, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर और उसके जो है मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट से हो करके एक एक्सिस जा रही है, जो इस जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। यानी अब हमें ऐसे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है जो बिंदु कहाँ है, उसके एक्सिस पोजीशन पर है। तो सपोज कि ये तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो ही गया, ये एक्सिस है, इसके सेंटर से होकर जाता हुआ यह एक एक्सिस है, यानी अच्छी स्थिति है। वहाँ पर एक पॉइंट P हम यहाँ पर ले लेते हैं कि यही पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P which is at equatorial position, which is on the equatorial line, इसी को इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं। ओके, तो इसे हमें ज्ञात करना है। कितना आएगा पहले हमने बता रखा था, एक बार बताते हैं फिर इसको प्रूव करेंगे। ओके, कितना आएगा, कितना होता है, आपको याद करने के लिए, चूँकि डेरिवेशन हमेशा नहीं पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ आपको फार्मूले याद होने चाहिए, और ये फार्मूले कैसे आते हैं इसे डिराइव हम करेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या फार्मूला आता है, उसका हाफ आता है, वो 2P अपन R³ होता है या P अपन R³ होता है। ओके, 1/4πε0 P अपन R³, बस वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, इतना ही है, P अपन R³ न्यूटन प्रति कूलम। अब कैसे आता है इसे हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, लेट्स सी। तो हमारे पास दो आवेश है, -Q +Q।
तो दोनों के कारण बारी बारी देखते हैं कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, फिर उसका हम वेक्टर सम कर लेंगे और जो क्वांटिटी आएगी वही रिजल्टेंट होगा। ओके, तो आइए देखते हैं। तो इस प्लस पी क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों यहाँ पर क्या होगी, इससे दूर की ओर होगी। हमेशा इस बात को ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज के दूर की ओर होगा और निगेटिव चार्ज की ओर होगा। क्यों होगा, इसका कॉन्सेप्ट पहले बता रखा है, काफ़ी डिस्कस कर रखा है। इसे आप पिछले लेक्चर्स में आराम से देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ टाइम हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे, हम लोग इसी टॉपिक को समझेंगे। ओके, तो इस प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह दूर की ओर होगी और इस लाइन के एलांग होगी। तो ये लाइन सपोज करिए कि यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर E1 होगी। क्या होगी, E1। और इस माइनस क्यू के चार्ज के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 होगी। दिशा क्या होगी, उसकी ओर होगी, यानी यहाँ कहीं होगी, यहाँ कहीं E2 होगी। अब ये E1 E2 कितना होगा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, दोनों अलग अलग पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज से जो जिस पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पर, वो दूरी हमें पता हो तो हम ऑलरेडी निकाल लेंगे। कितनी दूरी होगी, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। ये r है, ये l है, तो ये दूरी कितनी होगी बच्चों, ये होगी r² प्लस l² रूट में। और यही दूरी यहाँ भी होगी, ये भी होगा r² प्लस l² रूट में। तो ओके, √r² प्लस l²। डिस्टेंस मिल गया। अब एक एक को करके निकाल लेते हैं। तो प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, प्लस क्यू के चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है वह कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² मीन्स डिस्टेंस। तो r² क्या है, √r² प्लस स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यह हो जाएगा r² प्लस l²। डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन। तो ये हमारा A मान लेते हैं, यह A है, यह B है, तो यह B से P की ओर है। किधर है डायरेक्शन, B से P की ओर। ओके, अब देखते हैं E2, मतलब माइनस क्यू के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो उसको लिखते हैं E2। E2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² मीन्स वही डिस्टेंस। तो बच्चों अंडर रूट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ख़त्म होगा, l² वही आएगा। डायरेक्शन क्या होगा, P से A की ओर, P से A की ओर। E1 गया इधर की ओर और E2 आया इधर की ओर। ओके, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो अब सवाल उठता है कि P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम करना आप जानते हैं क्या, नहीं जानते, इसका मतलब फर्स्ट ईयर में आपने मेहनत नहीं किया है ना, करना चाहिए। अगर नहीं भी किया है तो एक बार देख लीजिए। ओके, तो वेक्टर सम कैसे करेंगे कि सपोज कि यह एंगल अगर थीटा है, यहाँ से ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसके जो एक्सिस है इसके पैरेलल अगर एक एक्सिस हम लोग खींच लें, यहाँ एक एक्सिस खींच लें, तो ये भी एंगल थीटा होगा बच्चों। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का डिकम्पोजिशन करना सीखेंगे आप। उसी तरीके से अगर ये थीटा है, देखिए ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे समरूप त्रिभुज होंगे, इक्वेटोरियल है ना, ये इक्विवेलेंट ट्रायंगल होंगे। ओके, समरूप त्रिभुज होंगे। तो क्यों, क्योंकि ये साइड बराबर है, ये तो कॉमन है ही, ये एंगल बराबर है, ये दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो इसका मतलब समरूप होगा। तो ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो यह भी थीटा ही होगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दो जो वेक्टर E1 है और जो वेक्टर E2 है, इनको जो है डिकम्पोज कर लेते हैं, यानी वियोजित कर लेते हैं। तो E1 करेंगे तो इधर E1 cos थीटा आएगा, E1 cos थीटा आएगा, और ऊपर जाएगा E1 sin थीटा। ओके, E2 को अगर डिकम्पोज करें हम लोग, E2 इधर की ओर है, तो यहाँ आएगा E2 cos थीटा, और नीचे की तरफ आएगा E2 sin थीटा।
तो जो E2 E1 साइन थीटा है और जो E2 साइन थीटा है वे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। परिणामी क्या होगा? यही होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अब सीधे हम लोग अपने जो है उद्देश्य पे आ जाते हैं। तो क्या होगा? P पर परिणामी, क्या? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगी? वह होगी E क्या होगा बच्चों? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेंगे हम, आपको आप थोड़ा बारीकी से देखें कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बच्चों सेम है। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा रखेंगे तो क्या होगा? 2 टाइम्स हो जाएगा इतना cos थीटा, इतना cos थीटा माने 2 बार हो गया, यानी 2 टाइम्स आप किसी का दूना कर दीजिए तो E1, हम E1 को ही लिख देते हैं E1 cos थीटा, क्योंकि E1 E2 तो बराबर हैं तो सीधे वैल्यू रख देते हैं। तो यह 1/4πε0 ये हो गया, ये हो जाएगा 2/4πε0 ओके, और Q/r² प्लस L² ओके। और cos थीटा अब यहीं पर डायरेक्ट लिखते हैं, बोर्ड छोटा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो cos थीटा का मान यहाँ से रख देते हैं। तो देखिए ये थीटा है, cos थीटा क्या है? ये दूरी L है, ये दूरी कितनी L है? ये है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? L, और कर्ण क्या है? ये √r² प्लस L²। तो सीधे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा L अपान, ये हो जाएगा r² प्लस L², और रूट है तो हाफ लिख दिया हमने। तो अब यहाँ क्या हो गया? देखिए बच्चे 2QL, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ मिल रहा है? 2QL क्या होता है? 2QL 2QL होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको एक साथ कर लीजिए ओके। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4πε0 और 2QL, बहुत अच्छा लग रहा है एक साथ देख करके ओके। तो r² प्लस L² और इस पे 3/2 कर लिया ओके। कैसे आया, कैसे आया नहीं बताएंगे, इतना तो आपको पता होना चाहिए ओके। तो ये हो गया 1/4πε0 और इसको हम लिख देंगे P। अब ये मत पूछना कि क्या है P, क्योंकि बार बार बता दिया है, ज़्यादा नहीं बताने का, पीछे वाले लेक्चर पे जाने का ओके। तो यहाँ आ गया, अब यहाँ परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई? E = 1/4πε0 P/r² प्लस 3/2। दिस इज फाइनल इक्वेशन। अब यहाँ पर फिर वही कंडीशन हम लोग लगाएंगे कि जो R है, R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, L की तुलना में बहुत बड़ा होता है ना। तो वहाँ पर हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं किसको? L² को। सिंस L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो L इज लेस देन R, क्या कहते हैं कि L इज वेरी लेस देन R, तो L² क्या हो जाएगा? बहुत बहुत छोटा हो जाएगा R² से, तो इसलिए नेगलेक्ट कर दीजिए। तब ये फार्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? E = क्या आ जाएगा? 1/4πε0 P/r², L² को छोड़ दिया तो r² × 3/2, तो r² × 3/2 2 कैंसिल, r³ हो गया। तो E = क्या आया? 1/4πε0 P/r³ आ गया, वही फार्मूला जिसे पहले बता रखा मैंने कि इतना ही आएगा 1/4πε0 P/r³। मात्रक बताएं, मात्रक क्या होगा बच्चों? व्हाट इज द यूनिट? न्यूटन प्रति कूलाम। कैसे कैसे? पीछे जाइए, आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो पीछे वाले लेक्चर्स को देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उसके निरक्षीय स्थिति के केस में अगर वह निरक्षीय स्थिति में उसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर है
तो उस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E=1/4πε0 P/r³, P/r³, ओके। पीछे क्या था, पिछले वाले में अक्षीय में 2P/r³। क्लियर। तो इस तरीके से यह दूसरा पार्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पार्ट। ओके बच्चों, तो अब हम लोग तीसरे केस की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। तीसरा केस क्या है, एक जनरल केस है। ना तो एक्सियल पोजीशन की बात करेंगे, ना तो इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करेंगे। हम एक ऐसे फार्मूले को जानना चाहते हैं कि हमें याद ना करना पड़े, पॉइंट कहीं भी हो, किसी भी पोजीशन पे हो, उस फार्मूले से हम किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसे निकाल सकें। तो इसके लिए ये तीसरा कंडीशन है, इसको कहते हैं जनरल कंडीशन। ओके, तो इस जनरल कंडीशन में क्या करते हैं हम, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, -q आवेश +q आवेश। ओके, इसका अगर पॉइंट यहाँ कहीं है तो एक्सियल पोजीशन हो गया, अगर यहाँ कहीं है तो इक्वेटोरियल पोजीशन या निरक्षीय स्थिति हो गया। हम कहते हैं ना तो हमारा पॉइंट यहाँ रहेगा, ना तो यहाँ रहेगा। कहाँ रहेगा, बीच में कहीं रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा। ना तो इस लाइन पे है, ना तो इस लाइन पे है, दोनों लाइनों के बीच में वह पॉइंट है। तो इसको बोलते हैं जनरल कंडीशन। किसी भी पॉइंट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई भी पॉइंट है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड जनरल केस। तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट, इसका जो मिडिल पॉइंट O है, O से यहाँ पर एक पॉइंट, एक जनरल कंडीशन है, ना तो अक्षीय स्थिति में है, ना तो निरक्षीय स्थिति में है। ओके, इसके दोनों के बीच में पॉइंट है। इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वी हैव टू फाइंड आउट। कितनी होगी, फार्मूले को जानने का आइए बताते हैं। फार्मूला क्या होगा बच्चों, जो लास्ट वाला फार्मूला था उसी को लिखिए, 1/4πε0 P/r³। जो निरक्षीय स्थिति वाला फार्मूला था वही है, वही लिखिए। बस एक चीज़ इसमें ऐड कर दें, क्या, 1 + 3 cos² थीटा। जहाँ थीटा क्या है, उस पॉइंट को उसके सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है वह उसके एक्सिस से कितना कोण बनाता है, वह कोण है। ओके, तो यही फार्मूला है, यह जनरल केस है। दिस इज फार्मूला। फार्मूले को याद करें, आप समझ लें। ओके, कैसे डिराइव होगा इसको आइए सीखें। ओके, इसको आइए सीखते हैं कि ये फार्मूला कैसे आएगा। ओके, तो इसे मिटाया जाए और इसे प्रूव किया जाए। ओके, तो हमारा पॉइंट यहाँ P है, जो इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है, r डिस्टेंस पर है। ओके, ये बहुत आसान सा है। पहले वाला फार्मूला आपको याद है, दूसरे वाला फार्मूला याद है, इन्हीं दोनों का यूज करके हम लोग सीधे निकाल लेते हैं। अच्छा बच्चों, आपको ये पता है कि -q है, ये +q है, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, P। क्या होता है, P। P = क्या हो जाता है, 2ql। ये सारी चीज़ें पता है आपको। P का डायरेक्शन क्या होता है, -P से -q से +q की ओर। इधर है हमारा P, थोड़ा सा ड्राइंग करेंगे हम। ये हमारा है P। क्या है, P। P क्या होता है, सदिश राशि है या अदिश राशि है बच्चों, सदिश राशि है। ठीक है, इसका डायरेक्शन -q से +q की ओर। अब हमें चाहिए इस पॉइंट P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो P के फॉर्म में पिछले दो फार्मूले तो हमने प्रूव कर रखे हैं, यानी उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण ना समझ करके हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण है। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में अगर वैद्युत पॉइंट है तब क्या हो जाता है, 2P/r³। और अगर उसके परपेंडिकुलर पॉइंट है तो P/r³, 1 + 4πε0 जोड़ लेंगे आप। ओके, तो ये चीज़ें पता है। तो अभी हम लोग जब ये जनरल केस है, इसमें सिर्फ हम P के द्वारा ही सीधे निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, देखिए P है, P को हम लोग वियोजित करेंगे, डिकम्पोज करेंगे दो पोजीशन में। एक हमारा P को इधर, एक थीटा एंगल है, इसके एलांग कर लेते हैं। तो इधर क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, P को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ आएगा P cos थीटा। क्या आ गया, P cos थीटा। ओके, अब इसके परपेंडिकुलर एक दिशा डायरेक्शन ले लीजिए, इधर कहीं, इधर परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, P sin थीटा। ओके, क्या आ जाएगा, P sin थीटा। ओके, P sin थीटा।
2 भागों में विभाजित कर लिया हमने। अब देखिए वही पहला फार्मूला पहले केस में। अब इस पी कास थीटा, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो पी कास थीटा है एक डाइपोल है जिसका -q इधर है +q यहाँ पर है। इसको आप मान सकते हैं कि यहाँ -q है और यहाँ +q है। इसकी दिशा इधर है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। इसको बोलेंगे E1। क्यों? क्योंकि हमने पहले केस में कहा था उसको, खैर हमने बताना भूल गया कि पहले केस में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह -q से +q की ओर होगी। आप पीछे लेक्चर में देखेंगे -q से +q की ओर। तो इसका -q इधर है, +q इधर है, तो दूर की ओर होगा E1। अब ये दूसरा हम निरक्षीय स्थिति की बात किए थे। ये देखिए P sin थीटा इधर की ओर है और इससे ये पॉइंट क्या है? परपेंडिकुलर दिशा में है। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह जो है +q से -q की ओर। तो इसका जो -q होगा इधर कहीं होगा, +q यहाँ कहीं होगा। तो इसके जो है इधर कहीं, इधर हमारा E2 आएगा। क्या आ जाएगा? E2। ये बात क्लियर हुई? यहाँ पर हम लोग फार्मूला सीधे लिख रहे हैं, वैद्युत P के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो P के एलांग अगर पॉइंट है तब तो 2P/r3, P के परपेंडिकुलर है तो P/r3। ओके, तो हम लोग अब इसको लिख लेंगे कि पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई P कास थीटा के कारण है, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीधे हम लिख रहे हैं, लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। E1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 1/4πε0 क्या है? ये P के एलांग है, तो P की जगह पे हम P कास थीटा लिखेंगे, क्योंकि P ही नहीं है, P कास थीटा अपान और 2P रहता है ना, 2P/r3, तो 2P कास थीटा अपान r3 का मतलब r ही रहेगा, r3 हो गया। डायरेक्शन तो आप देख रहे हैं, या O से P की ओर, O से P की ओर होगी दिशा इसकी। ओके, इसी तरीके से इस P sin थीटा के कारण P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह E2 है। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4πε0 P/r3। इस स्थिति में क्या होता है? P/r3। तो P की जगह पे क्या हो जाए? P sin थीटा अपान r क्यूब के, P sin थीटा अपान r क्यूब। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? P से यहाँ कोई पॉइंट अगर हम लोग लिख दें, यहाँ Q बना दें, तो P से Q की ओर होगा, मतलब इस E2 E1 के परपेंडिकुलर। क्या इसको आप लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू E1, ऐसे लिख सकते हैं आप कि E1 के परपेंडिकुलर है। तो 2 वेक्टर्स हो गए, ये और ये, E1 और E2। अब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इन लोगों का परिणामी क्या होगा? तो 2 वेक्टरों का परिणामी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कैसे निकालते हैं बच्चों? इसको हम लोग पैरेललोग्राम मेथड से निकाल सकते हैं, ट्रायंगल मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे भी आप निकालना निकालिए। तो इनका परिणामी क्या होगा? यहाँ कहीं से होकर के जाएगा। ये मान लेते हैं अगर ये फाई एंगल बना रहा है तो यही इसका परिणामी E होगा। ओके, तो अब यहाँ लिखते हैं कि P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कभी कभी वैद्युत क्षेत्र ही सिर्फ लिखते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों? E इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ओके, 90 डिग्री पे हैं, तो 90 डिग्री के लिए फार्मूला क्या हो जाता है? √, 2 वेक्टर हैं अगर A और B, दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो क्या फार्मूला हो जाता है? R इक्वल टू √a² + b² + 2, ये भी कास थीटा, तो कास थीटा मीन्स 90 डिग्री, तो 0 हो गया, तो √a² + b², यानी E² + E1² और प्लस E2², यही होगा। और अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो बच्चों एक ही साथ में कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए 1/4πε0 है, दोनों का स्क्वायर होगा, उसको कॉमन करेंगे तो बाहर आ जाएगा, 1/4πε0 आ जाएगा। ठीक है, P है P² है तो बाहर आएगा तो P हो जाएगा, इसको भी निकाल दिया हमने। ओके, R³ है, R³ का स्क्वायर करेंगे r⁴ होगा, बाहर आएंगे तो R³ हो जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा? इसका 2 cos² थीटा का हो तो 4 यहाँ हो जाएगा, 4 cos² थीटा प्लस, अब यहाँ क्या बचेगा? sin² थीटा। क्या बच जाएगा? sin² थीटा। ठीक, sin² थीटा। इसी को थोड़ा सॉल्व करें आप। sin² थीटा को क्या लिख सकते हैं? इसको हल करें, cos², तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों, पता ही है आपको। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, तो sin² थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 - cos² थीटा लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 + 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³ अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा में से कट जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो मिल गया जो ढूंढ रहे थे मिल गया, यही फार्मूला है ना, p/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसी को 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा कहेंगे। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया, यही जनरल केस हो गया। दिस इज जनरल केस। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसके द्वारा आप किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान सकते हैं, और शुरू के जो पहला निरक्षीय वाला उसको 1 मान लीजिए, दूसरे वाले को 2 मान लीजिए, और इसको 3 मान सकते हैं। ओके, इस फार्मूले से तो तो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीटेड। यहाँ कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग केस कर लेंगे कि अगर ये जनरल केस है, इससे किसी भी पॉइंट पे फार्मूला निकाल सकते हैं, तो आइए इस फार्मूले से हम लोग अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को थोड़ा डिराइव कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे, पॉज करके वीडियो आप नोट कर लें, और अभी इसको हम लोग इससे दोनों केसेस के फार्मूले डिराइव करेंगे। ओके, मिटा दे, इसको मिटा दे। तो ये हमारा जनरल केस है बच्चों। क्या आ गया हमारे पास, आ गया = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p/r³ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये जनरल केस का फार्मूला है, जनरल केस का फार्मूला है ये। आइए इसको देखते हैं हम लोग अक्षीय स्थिति में क्या होता है। क्या है पहला केस फर्स्ट, अगर थीटा बराबर क्या हो बच्चों, 0। थीटा बराबर 0 यानी ये हमारे पास -q है, यहाँ हमारे पास +q है, ये अक्षीय स्थिति है। थीटा यहाँ पर p है, तो अक्षीय स्थिति में ही थीटा 0 होता है। इसका r क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसका r है, r क्या उसे एक्सिस से कितना हो, 0 है, तो इसी को अक्षीय स्थिति कहते हैं कि थीटा बराबर 0। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री। ओके, तो थीटा बराबर 0 है, अक्षीय स्थिति है, तो इस फार्मूले से क्या आएगा, E क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। cos 0 का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, तो 3 × 1 3 हो गया, ये 1 है 4, तो 4 का रूट लेंगे तो 2 p/r³। ओके, तो देखिए निरक्षीय अक्षीय स्थिति का फार्मूला आ गया। उसी तरीके से केस 2 की अगर बात करें, केस 2 अगर हम लोग थीटा बराबर 90 डिग्री ले लें, इसी को निरक्षीय स्थिति कहेंगे। निरक्षीय स्थिति यही होती है, ठीक है। तो अगर थीटा बराबर हम लोग 90 लिखेंगे तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो 3 × 0 0 हो जाएगा, तो 1 आ गया। तो क्या आ जाएगा, सिर्फ इसका मान 1 होगा, तो p/r³, यानी E क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³। तो देखिए निरक्षीय स्थिति का फार्मूला यही आया था, आपको याद है, ये हमारा तीसरा फार्मूला था, ये पहले प्रूव कर रखा था हम लोगों ने, ये दूसरा था। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है, तो उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में क्या क्या फार्मूले होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, है ना। अक्षीय स्थिति में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। निरक्षीय स्थिति में आ गया जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³, और जनरल केस में क्या आ गया, वो p/r³ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। इस टॉपिक से जो है आधारित कुछ न्यूमेरिकल को अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक टॉर्क लगता है, एक बलयुग्म कार्य करता है। उस बलयुग्म के लिए फार्मूला क्या होगा, तो उस बलयुग्म के फार्मूले को हम डिराइव करेंगे, और साथ ही साथ इन सब पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझें, और फिर कब मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।